लास्ट के 2 मंथ्स में बेटा आपको वही रिवाइज करना चाहिए जो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छे से उन्हीं के न्यूमेरिकल्स लगाइए ताकि आप अपने एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट रहें। अपने लिए रूल बना लीजिए कि अगर हम किसी क्वेश्चन में 80% तक श्योर नहीं है तो हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। बेटा लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। अपनी जो स्लीप है 6 to 7 आवर्स की स्लीप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ बेटा सबसे पहला काम यही करना है आपको, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। डियर नीट एस्पिरेंट्स, आई होप अपने सारे बच्चे नीट की प्रेपरेशन में पूरी तरह से इंडल्ज होंगे। सो देखिए बेटा जो नीट है इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। लास्ट के 2 मंथ्स हैं आपके पास प्रेपरेशन करने के लिए। सो ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों से अनइंटेंशनली हो सकती है, उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। जनरल जो है स्टूडेंट किस तरह से मिस्टेक्स करते हैं लास्ट के मंथ्स में, तो आज मैं आप लोगों के साथ उसी टॉपिक पे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ अवर प्रेपरेशन। ठीक है बेटे, सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, मेजॉरिटी बच्चे ये चीज़ करते हैं कि जब भी नीट पास आ रहा होता है तो वो न्यू टॉपिक्स या एडवांस बुक्स को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। बेटा ये मिस्टेक है। न्यू टॉपिक, अगर आप अपना टाइम अब किसी न्यू टॉपिक में दोगे तो आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप अंडरस्टैंड करोगे, उसकी थ्योरी देखोगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स लगाओगे, तो ऐसे में काफ़ी सारा टाइम आपका लग सकता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है देन गो फॉर इट, बट स्टिल लास्ट के 2 मंथ्स में बेटा आपको वही रिवाइज करना चाहिए जो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छे से उन्हीं के न्यूमेरिकल्स लगाइए ताकि आप अपने एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट रहें। अब एडवांस बुक्स क्यों नहीं सोल्व करनी चाहिए लास्ट में? देखिए बेटा जिस तरह के क्वेश्चन आपने थ्रू आउट ईयर सोल्व किए हैं वो सारे नीट पैटर्न पे अगर हैं तो बेटा उससे ऊपर जाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि अवॉइड करना है, अवॉइड न्यू टॉपिक्स और एडवांस लेवल क्वेश्चन। सेकंड थिंग बच्चों, अब लास्ट के मंथ्स में बच्चे समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं या फिर वो एक तरह से डरने लग जाते हैं एग्जाम से। ठीक, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, थोड़ा बहुत डर होता है कि जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ पास आ रही है तो हमें फील होता है कि हमारा एग्ज़ाम डे पास है, हमें जाना है, परफॉर्म करना है। वो एक तरह से परफॉर्मेंस का ही फियर होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। हम सब लोग इसी के लिए होप करते हैं। पर बेटा इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं, तो उससे जो आपका मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा बेटे तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में भी अपीयर हो सकते हैं। तो एक तरह से आपको जो अपना बर्नआउट है उसको अवॉइड करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एंजाइटी को दूर रखना है। मेडिटेशन करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, फैमिली से बात करिए, दिन में 30 मिनट्स 40 मिनट्स किसी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालिए। एक मतलब बैलेंस बना के रखिए। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप हाइप क्रिएट करते हैं, उसमें अगर आप ओवर थिंक करने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सारे बच्चों को एक तरह से जो बर्नआउट है उसको अवॉइड करना है। जो आप पहले से ही करते आ रहे हैं बेटा उन्हीं चीज़ों पे रहिए। अगर वो चीज़ें अभी तक आपके लिए वर्क कर रही थी तो आगे भी आपको उन्हीं मेथड से सक्सेस जरूर मिलेगा। तीसरी चीज़ बेटा, बच्चे करते क्या है लास्ट के मोमेंट्स पे वो मॉक तो देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको रेगुलर बेसिस पे फुल सिलेबस टेस्ट या फिर अगर जो चैप्टर्स में आप कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हो उनके मॉक्स आप लगा रहे हो, वेरी गुड। बट कभी भी जब आप मॉक लगा रहे हो तो उसको सीरियसली अटेम्प्ट करना है, एक टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट करना है, प्लस जो उसका एनालिसिस है बेटा, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 50% काम होता है जब आप अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड बाकी का जो 50% है कि आपने उस अटेम्प्ट में अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज किया, आइडेंटिफाई किया एंड देन आपने उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया। तो हमेशा आपको सीरियस रहना है मॉक देते हुए और उसके एनालिसिस में। तो हम नंबर 3 कह सकते हैं, ऑलवेज गिव मॉक्स सीरियसली एंड डू रेक्टिफिकेशन।
मतलब जो भी मिस्टेक्स हुई हैं बेटा उनका एनालिसिस करिए बहुत अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझ आएगा किन टॉपिक्स में अभी आपको फिर से रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अब रिवीजन वाले पॉइंट पे आते हैं बेटा। रिवीजन डज नॉट मीन कि आपने फॉर्मूलाज को याद कर लिया, आपने न्यूमोनिक्स बना लिए, ठीक है। रिवीजन मीन्स कि आपको एक्टिव रिकॉल के साथ रिवीजन करनी है। अब जो वर्ड मैं कह रहा हूं एक्टिव रिकॉल, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कभी उस तरह का क्वेश्चन आएगा या फिर उसमें अगर कुछ हल्के मोटे चेंजेस भी हैं, तो आपने अगर फॉर्मूले को अच्छे से समझा हुआ है, आपको उसके सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं, जो टॉपिक है आपके अंदर उसकी डेप्थ नॉलेज है, तो जब भी आप रिवाइज करें बेटा जस्ट रीड आउट मत करिए, आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि दिस पैरामीटर स्टैंड फॉर दिस, ये फॉर्मूला जो है ये कौन सी कंडीशन में लगेगा, कब ये नहीं यूज करना है आपको। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर 4, रिवाइज विथ एक्टिव रिकॉल। बेटा लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। अपनी जो स्लीप है 6 to 7 आवर्स की स्लीप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट मेंटेन करिए, जंक फूड बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करिए। लास्ट के 2-3 मंथ से बेटा अगर किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से अगर हेल्थ डिटीरियरेट होती है तो बेटा उसका इफेक्ट हमारी प्रेपरेशन पे पड़ेगा। अब जितना टाइम हम रेस्ट करेंगे, उस डिसीज से फाइट करेंगे, तो वो सारा टाइम एक तरह से हमारी प्रेपरेशन में से ही जाएगा बेटा। ठीक है बच्चे, तो अपनी हेल्थ को आप लोगों ने प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। बेटा अब बात करते हैं वीक सब्जेक्ट्स को लेके, वीक टॉपिक्स को लेके। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मली फिजिक्स वीक होती है नीट एस्पिरेंट्स की नॉर्मली, तो ऐसा है कि वो लोग क्या करते हैं फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हम बायोलॉजी से कवर कर लेंगे। पर बेटा जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें चारों सब्जेक्ट्स मिलके आपको जो सीट है मेडिकल की वो मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी वीक टॉपिक है या वीक सब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। रेदर देन आप कर क्या सकते हैं, आप लोग डेली का 1 से 2 आवर्स उस वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट को डेडिकेट करें। देखिए बेटा इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको वीक टॉपिक्स में, वीक सब्जेक्ट में डेवलप करनी पड़ेगी कि जिससे एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग 70% तक पहुंच जाए। देखिए आप अगर बिल्कुल इग्नोर करके जाएंगे, अगर उसी टॉपिक्स में से या उसी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा आ गए या आपके हिसाब से नहीं है, तो बेटा आपका उसमें क्या है काफ़ी सारा नुकसान है। तो हमेशा डेली बेसिस पे 1-2 आवर्स अपने वीक टॉपिक्स या वीक सब्जेक्ट्स को कंट्रीब्यूट करें। तो ये भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो हमें नहीं करनी है ये चीज़। अवॉइड वीक, डू नॉट अवॉइड, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि डू नॉट अवॉइड वीक सब्जेक्ट्स, या फिर बात करें तो टॉपिक्स की। नंबर 7, अब बेटा देखिए ये मेरी तरफ से एक सजेशन है आपके लिए कि जो PYQ है, किसी भी कंपटीशन को अगर आपको क्रैक करना है तो उसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड या हम बोलें अगर स्ट्रेटजी कहें तो वो है बेटा PYQ सोल्व करना। देखिए नीट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न लगभग सेम रहता है। 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो PYQ से मैच करते हैं। हमेशा 20% या 10% क्वेश्चंस ही होते हैं जो थोड़े से नए होते हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो करिए, PYQ सोल्व करिए डेली बेसिस पे। और स्पेशली जो चैप्टर्स आपके वीक हैं, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, उनमें अगर आपने PYQ लगा लिए तो बेटा डैम श्योर है कि अगर आप 10 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपके सिंपली सोल्व हो जाएंगे और बाकी 2 को आप कंसेप्चुअली लर्न कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि सोल्व करिए लास्ट के 2 मंथ्स में जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम PYQs आप सोल्व कर सकते हैं वो करके जाइए। इससे आपको फील आएगा कि अगर हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो जो नया एग्जाम होगा उसमें भी बेटा आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो PYQs करने हैं। नंबर 8, अब और क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं, ठीक है, अपनी प्रेपरेशन को लेके। तो बच्चे ऐसा देखा गया है कि
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई को लेके एक तरह से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब वो एक तरह से डर है, परफॉर्मेंस का डर है। तो आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो बेटा इससे क्या होगा कि आप मेंटल लेवल पे प्रेशर लेंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक अच्छी पढ़ाई की है, आप अपने कंटेंट को लेके अवेयर रहे हो, सब्जेक्ट को लेके, प्रेपरेशन को लेके, तो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है बेटा, आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप हमेशा अपने लिए और अपनी प्रेपरेशन के लिए कुछ ना कुछ बेटर ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो प्लीज मेंटेन यूर कॉन्फिडेंस, और बेटा अपने आप को खुद ही बूस्ट करना है, एंड बूस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज नेगेटिव मार्किंग। देखिए बच्चे, नेगेटिव मार्किंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, देखिए आपको गैस वर्क बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अपने लिए एक तरह से रूल बनाइए कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को लेके 70-80% तक श्योर नहीं हूं, या फिर आप सिर्फ उतना ही श्योर हैं, स्टिल आप उसको इग्नोर करिए। बेटा एटलीस्ट हमें 80% से ज़्यादा श्योर होना चाहिए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। तो गैस वर्क बिल्कुल मत करिए। अगर आपको लगता है कि अगर ये सही हो गया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, बेटा आप ये देखिए, अगर आप गैस वर्क करते हैं तो अगर वो गलत है तो जो 4 मार्क्स आपको मिलने थे वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो मार्क्स आपने पहले सही क्वेश्चंस करके गेन किए हैं, उनमें से भी एज अ पनिशमेंट आपका 1 मार्क जो है वो क्या कर दिया जाएगा बेटा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम से बेटा एक एक मार्क की जो वैल्यू है वो बहुत हाई रहती है, बिकॉज जो कंपटीशन होता है बच्चे, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस को लेके होता है। तो हमेशा नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, गैस वर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी से जब भी आप मॉक लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने लिए रूल बना लीजिए कि अगर हम किसी क्वेश्चन में 80% तक श्योर नहीं है तो हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। बेटा अटेम्प्ट नहीं करोगे, कम से कम आप नेगेटिव नहीं लेके आओगे, 0 रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। हम बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रूल बनाइए कि मेक अ रूल फॉर yourself that I am not attempting a question until 80% श्योरिटी। ठीक है बच्चों, इस तरह से। नेक्स्ट इज, तो अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी को लेके। देखिए बच्चों, अगर आपने एग्जाम स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बनाई है तो मैं कहूँगा कि आप लोग अभी भी अपनी प्रेपरेशन में कुछ पार्ट है जो मिस कर रहे हैं। आप अभी भी प्रेपरेशन में थोड़ा सा पीछे हैं बाकी बच्चों से जिन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है। देखिए स्ट्रेटजी क्या है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 3 आवर्स के अंदर आपको OMR भी फिल करनी है बेटा, आपको क्वेश्चनों को सोचना भी है, पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है। ठीक है, आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है देखा जाए तो। हमेशा एक टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाइए कि अगर पहले हम लोगों को बायो करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर फिजिक्स करनी है, टाइम डिवाइड कर दीजिए कि 1 आवर अगर आप बायो में लेते हैं तो 1 आवर उधर जाएगा, 1 आवर केमिस्ट्री में जाएगा, 1 आवर फिजिक्स में जाएगा, ये जैसे भी जो आपको सूटेबल लगता है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, 45 मिनट्स बायो को देते हैं जो कि इनफ रहते हैं, 45 to 50 मिनट्स, फिर 1 आवर आप केमिस्ट्री को दे दीजिए और जो बाकी बचा हुआ टाइम है दैट विल गो फॉर द फिजिक्स। पर रूल बनाइए अपने लिए, जितना भी आपको टाइम देना है, जिस सीक्वेंस में आपको एग्जाम को सोल्व करना है, और उसी सीक्वेंस की आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो आपके माइंड में वो एक कोड की तरह फीड हो जाएगा कि हमें इसी तरह से प्रोसेस करना है, और आप देखेंगे कि उसके थ्रू आप जो छोटी मोटी जो स्ट्रेस में आके, एंजाइटी में आके जो मिस्टेक हो सकती है एग्जाम डे वाले दिन, हम उनको क्या करेंगे, एकदम से इग्नोर करेंगे। तो एक पैटर्न जरूर बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए। तो मेक एन एग्जाम
स्ट्रेटजी, ठीक है बेटा, टाइम मैनेजमेंट, अब जितने भी पॉइंटर्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करी है, अगर आप लोग इन पॉइंटर्स में से कुछ 5-6 चीज़ों के ऊपर भी अच्छे से काम कर लें तो बेटा आई एम श्योर कि आप लोगों के कुछ 50 to 60 मार्क्स तो डेफिनेटली डायरेक्ट इंप्रूव हो जाएंगे। और अगर इन पॉइंटर्स के ऊपर हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम 100 से भी ज़्यादा मार्क्स का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर फिर से रिपीट करें तो मेजर थिंग्स क्या हैं कि कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं। कोई भी एडवांस लेवल की किताब जो है उसको सोल्व नहीं करना है, हमें बर्नआउट नहीं होना है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। 10 से 12 घंटे की स्टडी जो है वो नॉर्मल है एंड इफेक्टिव हो तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा बेटा मॉक्स दीजिए, रेगुलर बेसिस पे रेक्टिफाई करिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, दोबारा रिवाइज करिए बार बार। और रिवीजन ऐसे होनी चाहिए कि आपको चीज़ों का लॉजिक पता हो, आपको मीनिंग समझ आ रहा है, ठीक है। हेल्थ, यस बिल्कुल डेफिनेटली, हेल्थ सही रहेगी तो सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। किसी भी वीक सब्जेक्ट या टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल ना करें। PYQs अपने जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग 10 साल 12 साल के PYQs मस्ट डू हैं। 2025 का पेपर बैठ के सोल्व करिए, 2016 का करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे, आपको पता है टफ एग्जाम्स थे ये वाले। उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, यस बेटा बिलीव करना पड़ेगा खुद पे, तभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। रूल बनाइए कि कभी भी गैस वर्क नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो सोल्व इट, अगर नहीं आता है तो लीव करके किसी और क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो वी विल कम बैक टू इट। एंड लास्ट चीज, अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाई है एग्जाम की तो प्लीज बेटा सबसे पहला काम यही करना है आपको, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिवाइड करिए और उसी की रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। देखिए बच्चों, मैं लास्ट में आप लोगों के साथ एक ही चीज डिस्कस करूंगा कि हमारा जो सिलेक्शन है ना वो ऐसे नहीं है कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं या फिर आपने कितने मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ाई करी है। आपको किसी एक ही ट्रस्टेड सोर्स के ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा और उसी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि जो सिलेक्शन है बेटा वो इस पे मैटर नहीं करती है कि कितने नंबर ऑफ बुक्स हम पढ़ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ DPPs हम सोल्व कर रहे हैं, हमने कितने टाइम्स चीज़ों को बार बार पढ़ा है, आपने एक ही बुक को कितनी बार पढ़ा है अच्छे से, तो आपका उसी के ऊपर सिलेक्शन क्या है डिपेंड करता है। हम क्यों बोलते हैं कि जो बायो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी चाहिए, इतने सालों से देख रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड होता है। तो बेटा प्लीज़ इन पॉइंटर्स के ऊपर आप लोग काम करिए अच्छे से, बाकी वी आर हेयर टू सपोर्ट यू एंड यू आर एब्सोल्युटली डूइंग गुड। पढ़ाई करिए अच्छे से, कॉन्फिडेंस मेंटेन करिए, बढ़िया से रहिए, ठीक है। हेल्थ, बिल्कुल हेल्थ अपनी मेंटेन रखिए एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। सो थैंक यू बेटा, दैट वाज ऑल माय टाइम। आई विश यू ऑल the best luck for the NEET 2026. Thank you.